एक का होगा मेरे कहने से नहीं, जवान पे हो जाते हैं इंसान। अरे तेरे कहने में तो एक का ही है। सब सही है रोहित? रोहित सब सही है? गुड इवनिंग टू ऑल, कैसे आप सब लोग? ज्वाइन फास्ट एवरीवन। बिल्कुल, सागर जी ने बहुत अच्छी बात कही है। फटाफट ज्वाइन कर ले, स्टार्ट करते हैं क्लास को। आज कुछ नया टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग। आज हम लोग माइक्रोबायोलॉजी से स्टार्ट करेंगे टॉपिक का, ठीक है? गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। फटाफट ज्वाइन कर ले आप सभी। आज हम लोग माइक्रोबायोलॉजी से स्टार्ट करेंगे टॉपिक। वेरी गुड इवनिंग आप सभी को, फटाफट ज्वाइन कर ले क्लास। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। अच्छा, क्या स्टार्ट करें? माइक्रो न्यूट्रिशन जो आपको शेड्यूल मिला वो स्टार्ट कर दें। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो सब्जेक्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं वो आपके लिए नया है, डिफरेंट है। या न्यूट्रिशन, बताइए दोनों में से क्या पढ़ना पसंद करेंगे? जो ज्यादा स्टूडेंट होंगे वही सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। दोनों सेम ही है, अलमा है तो सेम, क्वेश्चन सेम ही आते हैं हर एक एग्जाम्स में। मैं सारे सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, नहीं ये 3 सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा मैं, पीडियाट्रिक, माइक्रो, न्यूट्रिशन। बाकी अलग सब्जेक्ट अलग अलग टीचर्स आपको पढ़ाएंगे। ठीक है श्वेता जी, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। बहुत अच्छा, आपको शायद आई थिंक क्लास न्यूट्रिशन की मिली है ना, तो न्यूट्रिशन स्टार्ट करते हैं फिर हम लोग, ठीक है? जो सब्जेक्ट आपको मिला है वो स्टार्ट करेंगे। अच्छा माइक्रो स्टार्ट करें, चलो कोई नहीं, पढ़ना आप ही को है, नहीं पढ़ाऊंगा तो माइक्रो स्टार्ट कर देना, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। लोग कोई नहीं, पढ़ना आप ही को है, चाहे माइक्रो पढ़ो चाहे न्यूट्रिशन पढ़ो, बात एक ही है।
ठीक है, चलो माइक्रोबायोलॉजी स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा माय डियर, हम लोग बात कर रहे थे माइक्रोबायोलॉजी के रिगार्डिंग। तो आप सभी को पता है कि माइक्रोबायोलॉजी के बारे में बात करते हैं। तो माइक्रोबायोलॉजी होती क्या है, पहले तो सबसे पहले तो यही डिस्कशन करते हैं, व्हाट इज द माइक्रोबायोलॉजी। क्या समझते हैं आप माइक्रोबायोलॉजी के रिगार्डिंग? यस, क्या समझते हैं माय डियर माइक्रोबायोलॉजी के रिगार्डिंग आप लोग? माइक्रोबायोलॉजी के रिगार्डिंग क्या समझते हैं आप सभी? स्टडी ऑफ द स्मॉल लिविंग थिंग, ओके। और ओके, स्टडी ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। चलिएगा, अब देखिएगा हम बात कर रहे हैं माइक्रोबायोलॉजी को। हम लोग ऐसे नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा सा अलग डिफरेंट तरीके से पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टॉपिक्स के रिगार्डिंग। टॉपिक्स माइक्रोबायोलॉजी में क्या क्या है, तो टॉपिक्स पढ़ेंगे लगभग 8-9 टॉपिक इसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं। कौन कौन सा? तो सबसे पहला पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो, इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ेंगे। देन इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी। और याद रखना, हिस्ट्री से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, माइक्रो से हिस्ट्री से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, माइक्रो की हिस्ट्री से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट है, थर्ड आप लोगों के पास में टॉपिक है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी से भी बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है इन्फेक्शन, ये इन्फेक्शन भी हम लोग माइक्रोबायोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। क्या होता है इन्फेक्शन, कितने टाइप का इन्फेक्शन होता है ना, क्या आप मैनेजमेंट करते हो, क्या टेस्ट करते हो आप लोग, ये सारे पढ़ेंगे। इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हाइपर सेंसिटिविटी, जिसे आप लोग एलर्जिक रिएक्शन के नाम से जानते हो। इसके बाद में पढ़ेंगे माय डियर बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरिया के बारे में स्टडी करेंगे। इसके बाद में पढ़ेंगे वायरोलॉजी, वायरस के बारे में पढ़ेंगे, स्टडी ऑफ द वायरस। एंड लास्ट वन इज द माइकोलॉजी, माइकोलॉजी, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके रिगार्डिंग मैं बात कर रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके रिगार्डिंग मैं बात कर रहा हूँ, वो टॉपिक बहुत बार क्वेश्चन आता है। टॉपिक का नाम है डिसइंफेक्शन या स्टरलाइजेशन। डिसइंफेक्शन अलग होता है, स्टरलाइजेशन भी अलग होता है, बट दोनों ही एक ही प्रोसेस है जिसमें बैक्टीरिया को हम लोग किल करते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द आर्टिकल्स। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिसइंफेक्शन एंड स्टरलाइजेशन, ठीक है। बिल्कुल, तो याद रखना ये सारे टॉपिक्स आपके माइक्रोबायोलॉजी में आते हैं। और माइक्रोबायोलॉजी से अकेले लगभग एवरी एग्जाम में 5 to 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एवरी एग्जाम में 5 से 10 क्वेश्चंस आप लोगों को यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। 5 to मिनिमम 5 क्वेश्चन, मैक्सिमम 10 क्वेश्चंस। एवरी एग्जाम्स का ये पैटर्न होता है, जहाँ पे चाहे किसी भी टाइप की कॉम्पिटिटिव एग्जाम दो आप नर्सिंग फील्ड की, तो नर्सिंग फील्ड में लगभग 5 से 10 क्वेश्चन आपको माइक्रोबायोलॉजी से पूछे ही पूछे जाते हैं। चाहे स्टरलाइजेशन से आए, चाहे हाइपर सेंसिटिविटी से आए, चाहे इन्फेक्शन से आए, चाहे इम्यूनिटी से आए, चाहे इस चीज से आए, या बैक्टीरियोलॉजी कहीं से भी आए। तो ये लगभग वो टॉपिक है, ये लगभग 8 या 9 टॉपिक है आप लोगों के इस पूरी माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। तो ये सारा सब कुछ हम लोग पढ़ने वाले हैं। बहुत ही अच्छे सब्जेक्ट है और छोटा सब्जेक्ट है, बट अगर आप पढ़ोगे ना तो आपको मजा आएगा और ये 5-6-7 नंबर आप लोग अचीव कर सकते हो किसी भी एग्जाम के अंदर। छोटा सब्जेक्ट है बट अच्छा सब्जेक्ट। तो स्टार्ट करें हम लोग, माइक्रोबायोलॉजी से स्टार्ट करें। यस, सभी लोग रेडी हैं? यस, चले। ओके, अब देखिएगा हम बात कर रहे हैं माइक्रोबायोलॉजी के रिगार्डिंग। तो ये टॉपिक्स है जिनके रिगार्डिंग मैंने बात की है। अब हम लोग बात करेंगे माइक्रोबायोलॉजी। सबसे पहला इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। तो देखो माइक्रोबायोलॉजी अगर मैं बात करूं तो माइक्रोबायोलॉजी को आप लोग जब तोड़ते हो तो लगभग ये 3 वर्ड में टूटता है, माइक्रो, बायो प्लस लॉजी। 3 वर्ड कौन कौन से? माइक्रो, बायो प्लस लॉजी। अब तीनों वर्ड्स को आप लोग मिलाओगे तो माइक्रोबायोलॉजी बनेगा।
3 वर्ड को जब आप लोग तोड़ रहे हो, माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। तो 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो का मतलब क्या है? स्मॉल। बायो का मतलब क्या है? ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव जिन्हें आप लोग बोल सकते हो। और लॉजी का मतलब क्या है? स्टडी। अगर आप इनकी डेफिनेशन बनाओगे तो क्या बनेगा? स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना क्या कहलाता है माय डियर? माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना ही क्या कहलाता है? माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। तो स्टडी ऑफ स्मॉल ऑर्गेनिज्म या माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कहलाएगा? माइक्रोबायोलॉजी कहलाएगा। अब हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं व्हाट इज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये तो पता लग गया माइक्रोबायोलॉजी होता क्या है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। अब बात करते हैं कि सर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। अगर आपसे पूछ रहे व्हाट इज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करूं तो क्या होंगे माय डियर माइक्रो ऑर्गेनिज्म? देखिएगा, बहुत ही अच्छा है, क्वेश्चन आता है यहाँ से, व्हाट इज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो याद रखिएगा, ऐसा कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स, ऐसे कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स, फॉरेन पार्टिकल का मतलब जिनको हमारी बॉडी नहीं जानती है, वो हमारी बॉडी के लिए फॉरेन पार्टिकल की तरह काम करें। चाहे बैक्टीरिया है, चाहे वायरस है, चाहे प्रोटोजोआ है, चाहे फंगस है, चाहे कुछ भी हो, तो कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स जिनको हमारी बॉडी नहीं जानती, वो हमारी बॉडी के लिए क्या है? फॉरेन पार्टिकल्स। तो ऐसे फॉरेन पार्टिकल जिनको हम लोग नेक्ड आई से नहीं देख सकते, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे फॉरेन पार्टिकल जिनको हम लोग नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। आप जहां बैठे हुए हो, उस रूम के अंदर या उस एनवायरमेंट में इतने सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म घूम रहे हैं, अगर वो आपको दिखाई देते तो आप या मैं कभी भी मुंह खोल के उबासी नहीं लेते, मुंह खोल के सोते नहीं, है ना। दिखाई देते तो हमें दिखाई देंगे तो आप करोगे कैसे काम? नहीं, आंखें बंद रखेंगे, सब कुछ नाक वाक सब बंद रखेंगे। तो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, समझ में आ रहा? तो ऐसे फॉरेन पार्टिकल जो हमें दिखाई नहीं दे और वो हमारी बॉडी में आके या कोई डिजीज कोज करता है, और कोई माइक्रोऑर्गेनिज्म आ तो जाता है बट डिजीज कोज नहीं करता है। और उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए हम लोग स्पेशल इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, और उस इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है माइक्रोस्कोप। तो याद रखिएगा माइक्रोस्कोप क्या होते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वायरस हो, चाहे प्रोटोजोआ, फंगस, कुछ भी हो। तो ऐसे फॉरेन पार्टिकल जिनको हम लोग नेक्ड आई से नहीं देख सकते, जिनको देखने के लिए स्पेशल इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है, जिसको बोलते हैं माइक्रोस्कोप। तो ऐसे फॉरेन पार्टिकल को माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। क्या होते हैं माय डियर माइक्रो ऑर्गेनिज्म? Foreign particles which are not seen by naked eye, मतलब खुली हुई आंखों से जिनको नहीं देख सकते, सिर्फ किस में दिखाई देंगे? ओनली विजिबल इन माइक्रोस्कोप। जो सिर्फ और सिर्फ कहाँ दिखाई दे सकते हैं? माइक्रोस्कोप में। देखा होगा एक माइक्रोस्कोप आता है, आप देखते हो इस तरीके से, बिल्कुल ये। तो याद रखना, ऐसे फॉरेन पार्टिकल जिनको हम लोग नेक्ड आई से नहीं देख सकते, उनको देखने के लिए सिर्फ और सिर्फ किसका यूज करते हैं? माइक्रोस्कोप का। तो ऐसे फॉरेन पार्टिकल को क्या बोलते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम लोग खुली हुई आंखों से नहीं देख सकते। यार अभी आपकी आंखें खुली हुई है ना, तो आप दिखाई दे रहे हैं कि आपको नहीं दिखाई दे रहे ना, तो वो सारे फॉरेन पार्टिकल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही कहलाते हैं। अब देखिएगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से दो टाइप के होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म? तो देखो, माइक्रो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं भैया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म दो टाइप के होते हैं। अभी क्वेश्चंस आना स्टार्ट होंगे कुछ टाइम बाद, बस 1-2 मिनट बाद में क्वेश्चंस आएंगे। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है जिसे आप लोग बोलते हो वेजिटेटिव फॉर्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एक तो वेजिटेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, और एक होते हैं स्पोर फॉर्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म।
एक होते हैं वेजिटेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म और एक क्या होते हैं स्पोर फॉर्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म दो टाइप के होते हैं, एक होता है वेजिटेटिव और एक होता है स्पोर फॉर्म। तो देखिएगा क्या होते हैं सर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म वेजिटेटिव और स्पोर। तो याद रखना ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी में चले जाते हैं और जाने के बाद में बॉडी में कोई इन्फेक्शन या कोई डिजीज कोज करे तो वो कहलाते हैं वेजिटेटिव। इट मे कॉज डिजीज या इन्फेक्शन। तो याद रखना ऐसे फॉरेन पार्टिकल जो हमारी बॉडी में जाते तो हैं और जाके डिजीज या इन्फेक्शन कोज कर दें तो वो तो कहलाते हैं वेजिटेटिव फॉर्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और जो हमारी बॉडी में जाएंगे बट डिजीज और इन्फेक्शन कोज नहीं करेंगे, इट डज नॉट कॉज डिजीज या इन्फेक्शन। जो हमारी बॉडी में जाते तो हैं बट डिजीज या इन्फेक्शन कोज नहीं करते हैं तो वो कहलाते हैं स्पोर फॉर्म। क्या कहलाते हैं उनको हम लोग स्पोर। तो याद रखना जो हमारी बॉडी में डिजीज या इन्फेक्शन कोज करे वो वेजिटेटिव या इन्हीं का दूसरा नाम होता है वेजिटेटिव को आप लोग बोलते हो भैया पैथोजेंस। क्या बोलते हैं आप लोग इन्हीं को? पैथोजेंस। वेजिटेटिव फॉर्म इज आल्सो नोन एज पैथोजेंस। वेजिटेटिव फॉर्म का दूसरा नाम क्या है? पैथोजेंस। ठीक है। और स्पोर फॉर्म का दूसरा नाम क्या है? नॉन पैथोजेंस। और नॉन पैथोजन क्या करते हैं हमारी बॉडी में डिजीज कोज नहीं करते। पैथोजेंस और नॉन पैथोजेंस। जो हमारी बॉडी में डिजीज कोज करे वो वेजिटेटिव और जो डिजीज कोज नहीं करे वो स्पोर। तो स्पोर को नॉन पैथोजन बोलते हैं जबकि वेजिटेटिव फॉर्म को पैथोजेंस नाम से जानते हैं। बोलो क्लियर हुआ कंसेप्ट? इतना इतना क्लियर हुआ कंसेप्ट आप सभी का? अब क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। चलेगा क्वेश्चन पूछो अब मैं। तो सब लोग रेडी है तो वो क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करता हूं मैं। आपको बहुत बार ये वर्ड मिलेंगे वेजिटेटिव फॉर्म माइक्रोऑर्गेनिज्म, स्पोर फॉर्म माइक्रोऑर्गेनिज्म। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको समझना है ना। चलेगा अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सुनिएगा। क्वेश्चन किस तरीके से आएगा एग्जाम्स के अंदर तो देखो। क्वेश्चन है स्पोर डज नॉट किल बाय विच टाइप या विच मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। स्पोर फॉर्म को कौन से मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन से किल नहीं किया जा सकता है? तो ऑप्शन भी सुन लो। पहला है आपका हॉट एयर ओवन, सेकंड है ऑटोक्लेव, थर्ड है बॉइलिंग और फोर्थ है पाश्चराइजेशन ऑफ मिल्क। यस, कम ऑन, फटाफट आंसर दीजिएगा, ये क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट। सब बोल रहे हैं ऑटोक्लेव। नागेश्वरी ने ऑटोक्लेव आंसर दिया है, बांगे मिश्रा जी ने ऑटोक्लेव दिया है। ओके, और फटाफट इतने सारे स्टूडेंट हो फटाफट आंसर दो भाई। बी 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 ऑटोक्लेव आ रहा है ना? ओके ऑटोक्लेव, अभी तक सारे स्टूडेंट ऑटोक्लेव। कोई चेंज करना चाहेगा? क्वेश्चन ढंग से समझ में आ गया? स्पोर डज नॉट किल बाय विच मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन।
कौन से मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन से स्पोर को किल नहीं कर सकते? मोनालिसा जी ने दिया है पाश्चुरेशन ऑफ मिल्क। तेजस्वनी 4 आंसर है ना, रजनी ने 1 दिया है। ओके, मतलब ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंटों ने आंसर दिया है, बट आपको बता देता हूं कि जिसने भी आंसर ए, बी और डी दिया है, मतलब 1, 2 और 4 दिया है, वो सारे के सारे आंसर गलत है, रॉन्ग आंसर है। राइट आंसर इसका जो होगा वो क्या है? बॉइलिंग। स्टार कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्पोर फॉर्म कभी भी बॉइलिंग मेथड से किल नहीं होती है, याद रखना। स्पोर फॉर्म को आप ऑटोक्लेव से भी किल कर सकते हो, हॉट एयर ओवन से भी किल कर सकते हो, और पाश्चराइजेशन ऑफ मिल्क से भी किल हो सकता है, बट किससे किल नहीं होता है? बॉइलिंग मेथड से कभी भी ऑटोक्लेव को किल नहीं कर सकते हैं, लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट। और बेस्ट मेथड जो होता है स्पोर को किल करने का, बेस्ट मेथड टू किल स्पोर, तो याद रखना, तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑटोक्लेव। स्टार कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। बेस्ट मेथड टू किल स्पोर, तो राइट आंसर ऑटोक्लेव। लेकिन जिससे किल नहीं कर सकते वो मेथड होता है बॉइलिंग। तो बॉइलिंग मेथड से कभी भी स्पोर फॉर्म को किल नहीं कर सकते, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। स्टार करके लिख लेना, अपने कॉपी पेन के अंदर लिख लीजिएगा भैया, क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट। बेस्ट मेथड टू किल, किल करने के लिए बेस्ट मेथड होता है आपका ऑटोक्लेव। किससे किल नहीं होता है? बॉइलिंग से किल नहीं होता स्पोर, याद रखेगा। वेजिटेटिव फॉर्म तो सभी से किल हो जाएगी, बट स्पोर बॉइलिंग से किल नहीं होगा, याद रखना। अगर क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि बेस्ट मेथड टू किल स्पोर फॉर्म, तो राइट आंसर ऑटोक्लेव जाता। लेकिन यहाँ पे बोला कि कौन से मेथड से स्पोर को किल नहीं किया जाता है, तो राइट आंसर बॉइलिंग से कभी किल नहीं होता माय डियर। अब समझ में आया क्वेश्चन? समझ में आया सभी को? और डिसइंफेक्शन और स्टेलाइजेशन में भी यही अंतर होता है। डिसइंफेक्शन में वेजिटेटिव फॉर्म किल हो जाती है, बट स्पोर किल नहीं होता है, जबकि स्टरलाइजेशन के अंदर दोनों ही किल हो जाते हैं, स्पोर भी किल हो जाता है और वेजिटेटिव फॉर्म भी किल हो जाता है। बट स्टरलाइजेशन में एक टॉपिक है, एक पॉइंट है बॉइलिंग, उससे कभी भी आप लोगों के स्पोर किल नहीं होते, ठीक है? चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन वापस से सुनिएगा। सेकंड क्वेश्चन है, which method of sterilization is also known as domestic method of sterilization? ऑप्शन पहला इंसिनरेशन, ऑप्शन सेकंड रेड हीट, ऑप्शन फोर्थ बॉइलिंग, ऑप्शन फोर्थ टेंडलाइजेशन। आप लोगों ने इंस्टॉलेशन तो पढ़ा होगा यार, थोड़ा बहुत तो पढ़ा है ना आप लोगों ने इंस्टॉलेशन। Which method of sterilization is also known as domestic method of sterilization? Incineration, okay.
पांगे जी ने इंसिनरेशन दिया है, मोनाली ने इंसिनरेशन दिया है, प्रतीक्षा जी ने बॉइलिंग दिया है। ओके, और अरे फटाफट आंसर तो रेड हीट भी आया। यश, प्रतीक जी ने भी रेड हीट दिया है, अश्विनी ने इंसिनरेशन दिया है, प्रतीक रेड हीट, श्वेता बॉइलिंग, आगे सोनाली पटवार, ओके। अब जिसके भी आंसर आ रहे हैं ना वो ऑलमोस्ट करेक्ट है। स्वाति मोरे ने ए दिया है, राम कंवर ए, चलेगा नहीं। देखिएगा मैंने क्वेश्चन सिंपल सा है कि कौन से मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन को डोमेस्टिक मेथड बोलते हैं। डोमेस्टिक का मतलब क्या होता है, जो घर में यूज कर सकते हैं। अब घर में कौन सा मेथड यूज करते हो आप लोग बताओ मुझे। अरे डोमेस्टिक का मतलब घर में जिसे यूज कर सकते हैं हम लोग, और हर बार सब्जियां हम लोग बनाते हैं, चावल बनाते हैं, तो हमेशा एक ही मेथड यूज करते हैं। किसी भी बर्तन को साफ करना है, बिल्कुल बॉइलिंग। तो बॉइलिंग मेथड ऑफ, याद रखना बॉइलिंग मेथड को ही आप लोग डोमेस्टिक मेथड के नाम से जानते हो भैया। बॉइलिंग मेथड इज ऑल्सो नोन एज डोमेस्टिक मेथड। घर में जो यूज करते हैं इंस्टॉलेशन के लिए, तो वो डोमेस्टिक मेथड कहलाएगा ना। और बॉइलिंग सभी घरों में यूज की जाती है, तो डोमेस्टिक मेथड ऑफ द इंस्टॉलेशन क्या होता है, बॉइलिंग। थोड़ा सा मीनिंग तो ही समझना था ना आप लोगों को। अरे थोड़ा बहुत मीनिंग को ही तो समझना था। अब समझ में आ गया। तो डोमेस्टिक मेथड ऑफ द इंस्टॉलेशन किसको बोलते हैं, बॉइलिंग। चलेगा, एक और क्वेश्चन आप लोगों का, ये मैंने इंट्रोडक्शन पढ़ा है, इंट्रोडक्शन में मैं आप लोगों को ये क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। एक और क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। शार्प इंस्ट्रूमेंट, जितने भी शार्प इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जितने भी शार्प इंस्ट्रूमेंट होते हैं, डज नॉट स्टाइल बाय, उनको आप लोग विच मेथड ऑफ इंस्टॉलेशन, कि जितने भी शार्प इंस्ट्रूमेंट है उनको कौन से मेथड ऑफ इंस्टॉलेशन से स्टाइल नहीं करते हैं। शार्प इंस्ट्रूमेंट डज नॉट स्टाइल बाय विच मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शार्प इंस्ट्रूमेंट को स्टरलाइजेशन के कौन से मेथड से आप लोग स्टाइल नहीं करोगे, तो क्या बताएंगे। फर्स्ट ऑप्शन है ऑटोक्लेव, सेकंड है हॉट एयर ओवन, एंड फोर्थ इज द इंसिनरेशन। बिल्कुल, अब राइट आंसर आया, बिल्कुल राइट आंसर, अब समझ में आ गया। तो याद रखना, शार्प इंस्ट्रूमेंट को कभी भी हम लोग, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉइलिंग मेथड से इंस्टॉलेशन नहीं करेंगे। क्योंकि अगर शार्प इंस्ट्रूमेंट को आप लोग बॉइलिंग मेथड से स्टाइल करते हो, बिल्कुल बहुत ही अच्छा आंसर दिया, बिल्कुल। तो बॉइलिंग मेथड से कभी भी स्टाइल नहीं करते, बिकॉज टू प्रिवेंट ब्लंट द ऑब्जेक्ट, टू प्रिवेंट शार्पनेस, लिख लो, शार्पनेस ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर आप लोगों ने शार्प इंस्ट्रूमेंट को बॉइलिंग मेथड से स्टाइल किया, तो भाई साहब उनकी शार्पनेस लॉस हो जाएगी, ऑब्जेक्ट ब्लंट हो जाएगा। ब्लंट का मतलब, जैसे कैंची होती है, कैंची की धार होती है स्टार्टिंग में, कैंची नई नई आती है, अगर आप लोगों ने उसे बॉइलिंग कर लिया तो वो धार जो कपड़े को काटती है वो नहीं बचेगी, ब्लंट हो जाता है ऑब्जेक्ट। तो शार्पनेस लॉस ना हो, टू प्रिवेंट लॉस ऑफ शार्पनेस, टू प्रिवेंट लॉस ऑफ शार्पनेस, टू प्रिवेंट लॉस ऑफ शार्पनेस, किसी भी ऑब्जेक्ट की शार्पनेस जो है
वो लॉस ना हो, यानी कि ऑब्जेक्ट ब्लंट ना हो, इसलिए आप लोग बॉइलिंग मेथड से कभी भी शार्प इंस्ट्रूमेंट को स्टाइल नहीं करोगे। इसका तो सभी ने राइट आंसर दिया भैया, ये तो मेरे को लग रहा है आप लोगों ने पढ़ा है, ये पॉइंट तो आप लोगों ने पढ़ा है बिल्कुल एग्जैक्टली, ये तो पढ़ा है ना आप लोगों ने। चलिएगा डियर, तो छोटा सा इंपॉर्टेंट सा इंट्रोडक्शन हम लोगों ने पढ़ा माइक्रोबायोलॉजी के रिगार्डिंग। तो माइक्रोबायोलॉजी का इंट्रोडक्शन और कुछ 2-3 क्वेश्चन मैंने करवाए, ये समझ में आया कि नहीं आया? यस, सब स्टूडेंट बताएंगे आया कि नहीं आया। अरे सब स्टूडेंट बताओ भैया आया कि नहीं आया। चलेगा, अब नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे पास है वो क्या है, तो उस टॉपिक का नाम है हिस्ट्री ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहां से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। माइक्रोबायोलॉजी के रिगार्डिंग अब हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे। मतलब कहने का सिंपल सा है मेरा कि माइक्रोबायोलॉजी के अंदर बहुत सारे माइक्रोबायोलॉजिस्ट आए। माइक्रोबायोलॉजिस्ट का मतलब जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने माइक्रोबायोलॉजी के अंदर अपनी अपनी खोज की। किसी ने क्या दिया है, 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 ठीक है। तो अलग अलग साइंटिस्ट आए और अलग अलग साइंटिस्ट आके माइक्रोबायोलॉजी में उन्होंने अपना योगदान दिया। तो बहुत सारे साइंटिस्ट के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। आपको रटने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्वेश्चन किस तरीके से आएगा आप खुद बताओगे, कुछ टाइम बाद आप खुद बताओगे आंसर, है ना। तो देखिएगा, ऐसे ही क्रम के अंदर सबसे पहले माइक्रोबायोलॉजिस्ट को हम लोग बुलाना चाहेंगे और उन भाई साहब का बहुत ही अच्छा नाम है लुईस पाश्चर। सबसे पहले भाई साहब आए हमारे पास में लुईस पाश्चर। देखिएगा माय डियर, लुईस पाश्चर नाम से एक साइंटिस्ट है। आप चाहो तो इनको नमस्कार कर सकते हो, आप चाहो तो इनको गालियां भी दे सकते हो, बिकॉज ये अगर नहीं आते तो आज हमें माइक्रोबायोलॉजी पढ़ने की जरूरत नहीं थी। एक सब्जेक्ट कंपटीशन का इन्होंने बढ़ा दिया, और वैसे पढ़ाई भी है, उन्होंने बताया भी है, तो आप बेशक इनको गालियां भी दे सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि अगर ये नहीं होते तो आज हम पढ़ते नहीं है ना। तो नमन भी कर सकते हो, क्योंकि ये है तो आज हम लोग पढ़ भी रहे हैं। अब देखिएगा, सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ लुईस पाश्चर। जनरली बता देता हूँ कि लुईस पाश्चर जो है वो एक कहानी बता रहा हूँ, उस कहानी को थोड़ा गौर से सुनिएगा, उस कहानी को थोड़ा गौर से सुनिएगा। जनरली क्या था कि लुईस पाश्चर जो भाई साहब है, ये भाई साहब हमारे फ्रांस की एक राजधानी है, मतलब फ्रांस की एक क्या एक ही है राजधानी, तो कैपिटल जिसे आप बोलते हो, तो फ्रांस की जो कैपिटल है पेरिस, वहां पे पैदा हुए थे लुईस पाश्चर भाई साहब। फ्रांस के अंदर पैदा हुए थे और फ्रांस में पैदा हुए, और इनको क्या बचपन से ही कुछ एक्टिविटी करने की आदत थी। इनको बचपन से ही कुछ एक्टिविटी करने की आदत थी। तो क्या हुआ, ये थोड़े से बड़े हुए तो इन्होंने बोला कि यार मुझे ना इंडिया देखना है, मुझे इंडिया देखना है। अब भैया ये इंडिया की जिद के अंदर, इंडिया को देखने के लिए ये भैया समुद्र के रास्ते से, पहले हवाई जहाज कहाँ होते थे जब इनके टाइम की बात कर रहे है ना, समुद्र के माध्यम से ये इंडिया आ गए। कहाँ आ गए? इंडिया। इंडिया घूमने के लिए। और उस टाइम पे अंग्रेजों का शासन था, उस टाइम पे अंग्रेज थे, मतलब अपने इंडिया के अंदर उन्होंने कब्जा कर रखा था। और उस टाइम की बात बताता हूं कि जैसे ही ये इंडिया समुद्र के माध्यम से आए और यहाँ पे आके ये रहने लग गए, तो इन्होंने देखा कि यार इंडिया के सारे लोग स्वतंत्र नहीं है, मतलब इंडिया के सारे लोग बंदिश में हैं। सारे लोग कैसे हैं भैया? कब्जे के अंदर, अंग्रेजों ने इनके ऊपर कब्जा कर रखा है। लेकिन इन्होंने देखा कोई बात नहीं यार, अपन तो फ्रांस से है, तो हमने तो मतलब ही क्या, हम तो घूमने आए। तो इन्होंने भैया देखा तो बहुत अच्छा लगा इनको इंडिया। भैया आ गए दिल्ली, इंडिया की राजधानी दिल्ली है, तो दिल्ली के अंदर आ गए। अब ये दिल्ली में जैसे आए, इन्होंने दिल्ली की चकाचौंध देखी, दिल्ली के अंदर लाल किला देखा, है ना, दिल्ली के अंदर इन्होंने कुतुब मीनार देखी, दिल्ली के अंदर इन्होंने बहुत सारी यमुना नदी देखी, है ना, दिल्ली के अंदर इंडिया गेट देखा, तो बहुत सारी चीजें देखी। इनको दिल्ली बहुत अच्छा लगा, इनको दिल्ली बहुत अच्छा लगा। तो इन्होंने देखा कि यार जो भी दिल्ली के महाराज हैं या दिल्ली के जो राजा हैं, उनके पास में बहुत ही चमकदार गाड़ी है, मुझे वो लेनी है।
गाड़ी आजकल बोलते, पहले कार बोलते थे हम लोग। क्या बोलते थे भैया बचपन में हम लोग? कार ही तो बोलते थे कि मम्मा जिद कर रहे थे, नहीं नहीं मम्मा मुझे तो कार दिलाओ, कार दिलाओ, कार दिलाओ। अब एक रिच फैमिली से थे, बहुत रिच फैमिली थी इनकी, पैसों का फुल सपोर्ट था। तो इनको क्या हुआ, इन्होंने देखा तो देखा कि यार यहां से इंडिया से भी एक ऐसी बस चलती है जो फ्रांस होते हुए इंग्लैंड पहुंचती है, लंदन पहुंचती है। तो क्यों ना मैं, क्योंकि मैं तो आया तो समुद्र के रास्ते से था, लेकिन जब मैं इंडिया में आया तो मुझे पता लगा यार यहां से इंडिया से भी एक ऐसा रास्ता है जिससे बाय रोड भी आप फ्रांस पहुंच सकते हो, फ्रांस होते हुए सीधा लंदन। तो पहले के जो ब्रिटिशियर थे वो इंडिया से बाई बस भी जाते थे लंदन। पहले एक बस चलती थी कलकत्ता लंदन के नाम से, देखना आप सर्च करना आपको मिल जाएगा। कैलकाटा लंदन के नाम से एक बस चला करती थी जो कैलकाटा से स्टार्ट होती थी और इधर अपने यूपी बनारस से होती हुई, आगरा होती हुई सीधा दिल्ली आती थी, दिल्ली से होती हुई सीधा इधर नेपाल होती हुई, पाकिस्तान होती हुई, पंजाब से पाकिस्तान होती हुई सीधा अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इस तरह होती हुई फ्रांस, फ्रांस से आगे लंदन। इस तरीके से जाती थी। पहले एक बस सर्च करना आपको मिल जाएगा। तो इन्होंने देखा कि ये जितने भी अंग्रेज है, ये जितने भी गोरे हैं, ये सब लोग बस से जाते, तो क्यों ना मैं भी बस से जाऊं। और आपको पता है जब आप कहीं घूमने जाते हो तो आप क्या सोचते हो कि यार यहाँ की फेमस चीज तो मैं लेके जाऊं। तो उनको क्या हुआ कि यहाँ के राजा के पास में कार थी तो उनको कार पसंद आ गई। क्या हो गया, उनको एक कार पसंद आ गई। उन्होंने भैया इंडिया के अंदर एक कार परचेज कर ली। अब इन्होंने देखा है मैं मेरे देश जाके बताऊंगा देखो मैं इंडिया गया था घूमने, क्योंकि लोग विश्वास नहीं करेंगे अगर मैं बोलूंगा उनको कि मैं इंडिया घूम के आया हूं, तो लोग मेरे ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। तो एक निशानी लेके जाता हूं ताकि उनको विश्वास हो जाएगा कि हाँ मैं इंडिया घूम के आया। तो उन्होंने एक कार खरीदी। अब कार खरीदी, उन्होंने सोचा कि कार को मैं फ्रांस लेके जाता हूँ, पेरिस लेके जाता हूँ, मेरे घर पेरिस लेके जाऊंगा। अब उन्होंने देखा कि यार ये बस वाले को तो पता है इधर का रास्ता कैसे है, मुझे नहीं पता। तो उस कार के अंदर क्या था, स्टार्टिंग के अंदर एक आया था नेविगेशन, कि आप नेविगेशन ऑन करके, पहले इतना था नहीं, बस नेविगेशन मेरी तरफ से जोड़ रहा हूँ, है ना, इतनी सी चीज याद रखना, मेरी तरफ से मैं जोड़ रहा हूँ नेविगेशन। तो जहां कार खरीदी उन्होंने बोला कार के मालिक ने कि इसके अंदर एक मैप है, आप मैप ऑन कीजिए और लगाइए दिल्ली टू पेरिस, तो सीधा बाय रोड आपको ये पेरिस पहुंचा देगा। तो क्या किया भैया, लुइस पास्चर को जैसे पता लगा कि यार इसके अंदर तो मैप है, तो लुइस भाई साहब ने मैप को स्टार्ट किया और सीधा पेरिस डाला उसमें, पेरिस बाई रोड दिल्ली से पेरिस उनको पहुंचा दिया। तो क्या किया भाई साहब लुइस पास्चर ने, और लुइस पास्चर ने मैप स्टार्ट किया, मैप से अपने घर पेरिस पहुंच गए। तो लुइस पास्चर ने कार ली, कार लेके उसके अंदर मैप स्टार्ट किया और मैप स्टार्ट करके कहां पहुंच गए, पेरिस पहुंच गए भैया। देखो भैया मैं इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, लुइस पास्चर ने क्या खरीदा भैया, एक कार खरीदी। क्या खरीदी, लुइस पास्चर ने कार खरीदी और कार खरीद के क्या स्टार्ट किया, इसमें मैप स्टार्ट किया। कार खरीदी और कार खरीद के क्या स्टार्ट किया इन्होंने, मैप। और मैप को हम लोग बोलते दूसरे लैंग्वेज से जीपीएस। क्या बोलते भैया, जीपीएस। मैप को क्या बोलते हैं हम लोग, जीपीएस। मैप को क्या बोलते हैं, जीपीएस। तो भैया इन्होंने कार ली और कार के अंदर जीपीएस ऑन किया और जीपीएस ऑन करके कहां पहुंच गए सर, पेरिस पहुंच गए। कहां पहुंच गए भैया, पेरिस। तो आप लोग लिख सकते हो कि लुइस पास्चर ने कार के अंदर जीपीएस ऑन किया और जीपीएस ऑन करके कहां पहुंच गए, पेरिस। तो आप लोग लिख लेना हिंदी के अंदर, लुइस पास्चर ने कार के अंदर जीपीएस ऑन किया और पेरिस पहुंच गए, और पेरिस पहुंच गए। ये ट्रिक बनती है भैया लुइस पास्चर, कोई हिस्ट्री रटने की आवश्यकता नहीं है। कार के अंदर जीपीएस ऑन किया और पहुंच गए पेरिस। तो देखेगा भैया यहाँ पे लुइस पास्चर ने क्या खरीदी, तो लुइस पास्चर ने सर कार खरीदी। सर लुइस पास्चर ने क्या खरीदी, सर कार खरीदी। और कार खरीद के क्या ऑन किया उन्होंने, सर जीपीएस। और जीपीएस ऑन करके कहां पहुंच गए लुइस भाई साहब, तो लुइस भाई साहब सर पेरिस पहुंच गए। तो कार के अंदर जीपीएस ऑन किया और जीपीएस ऑन करके पेरिस पहुंच गए। याद रखना डियर, इतने सारे
कंपोनेंट के बारे में स्टडी की लुईस पास्चर ने। सबसे पहले देखो सी का मतलब समझते हैं। सबसे पहले लुईस पास्चर ने वैक्सीन दी जिसका नाम था कोलेरा। सी फॉर कोलेरा वैक्सीन, याद रखना कोलेरा वैक्सीन देने वाले साइंटिस्ट कौन थे? लुईस पास्चर। ए फॉर एंथ्रेक्स वैक्सीन, एंथ्रेक्स वैक्सीन देने वाले साइंटिस्ट कौन थे? लुईस पास्चर। आर फॉर रेबीज वैक्सीन, रेबीज वैक्सीन की खोज करने वाले साइंटिस्ट कौन थे? लुईस पास्चर। तो लुईस पास्चर ने 3 वैक्सीन खोजी भैया, कॉलेरा वैक्सीन, एंथ्रेक्स वैक्सीन और रेबीज वैक्सीन। सो इट इज कॉल्ड फादर ऑफ वैक्सीन। इसी वजह से इनको क्या बोलते हैं हम लोग? फादर ऑफ वैक्सीन। और फादर ऑफ द वैक्सीनेशन के नाम से जानते हैं एडवर्ड जेनर। आगे पढ़ाऊंगा। फादर ऑफ द वैक्सीनेशन एडवर्ड जेनर और फादर ऑफ वैक्सीन लुईस पास्चर। तो लुईस पास्चर ने 3 वैक्सीन दी, कार, कॉलेरा वैक्सीन, एंथ्रेक्स वैक्सीन और रेबीज वैक्सीन। नेक्स्ट देखिए क्या ऑन किया कार में इन्होंने? सर इन्होंने जीपीएस ऑन किया। क्या ऑन किया? जीपीएस। तो जी का मतलब जर्म थ्योरी किसने दी? जर्म थ्योरी देने वाले साइंटिस्ट कौन थे? और जर्म थ्योरी देने वाले साइंटिस्ट थे आपके लुईस पास्चर। और जर्म थ्योरी में इन्होंने क्या किया? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी की। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करना ही कहलाता है जर्म थ्योरी। और जर्म थ्योरी दी किसने? तो क्या बताएंगे? लुईस पास्चर। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की खोज किसने की? लुईस पास्चर ने। सो इट इज कॉल्ड फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी का मतलब जर्म के बारे में पढ़ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना। तो पढ़ाई किसने की माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में? सर लुईस पास्चर ने। तो इसी वजह से इनको क्या बोलते हैं? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, क्योंकि इन्होंने जर्म के बारे में स्टडी की, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी की। तो जर्म थ्योरी देने वाले भाई साहब भी कौन थे? लुईस पास्चर। पी का मतलब यहाँ पे क्या है? तो सुन लो भैया, इंपॉर्टेंट है। पास्चुराइजेशन ऑफ मिल्क। मिल्क को पास्चुराइज करने की टेक्निक बताने वाले साइंटिस्ट भी कौन थे? लुईस पास्चर। पास्चुराइजेशन ऑफ मिल्क के बारे में बताने वाले साइंटिस्ट भी कौन थे भैया? लुईस पास्चर। एस का मतलब स्टरलाइजेशन टेक्निक। जितना भी स्टरलाइजेशन आप लोग पढ़ोगे, ये सारी स्टरलाइजेशन टेक्निक के बारे में स्टडी करने वाले साइंटिस्ट भी कौन है माय डियर? तो क्या बताएंगे? सर लुईस पास्चर। एंड लास्ट पी, याद रखना लुईस पास्चर के नाम पे पेरिस के अंदर इन्हीं के नाम पे एक इंस्टीट्यूट बनाया गया है और उस इंस्टीट्यूट को बोलते हैं पास्चर इंस्टीट्यूट। लुईस पास्चर के नाम पे एक इंस्टीट्यूट बनाया गया जिसका नाम क्या है? पास्चर इंस्टीट्यूट। और ये कहां पे है? सर पेरिस में है। तो इतने कंपोनेंट के बारे में स्टडी की किसने? लुईस पास्चर ने। बोलो याद होगा कि नहीं हो जाएगा? अरे रटने की आवश्यकता पड़ेगी क्या? यस, कम ऑन फास्ट। रटने की आवश्यकता पड़ेगी क्या आप सभी को? मेरे हिसाब से नहीं पढ़नी चाहिए। कैसा लगा आप लोगों को? ट्रिक से पढ़ के मजा आया? अब भूलोगे कभी? रेबीज वैक्सीन दी थी भैया, रेबीज बैक्टीरिया के बारे में स्टडी नहीं की। कभी नहीं भूलोगे अब? ना सर ना, कभी नहीं भूलेंगे। तो लुईस पास्चर ने कार में जीपीएस ऑन किया और ऑन करके कहां पहुंच गए? पेरिस पहुंच गए। तो ये सारे, अब क्वेश्चन आ जाए एक्सीलेंट डिस्टिलेशन टेक्निक किसने दी? तो लुईस पास्चर ने। जर्म थ्योरी किसने दी? लुईस पास्चर ने। रेबीज वैक्सीन किसने दी? लुईस पास्चर ने। पास्चर इंस्टीट्यूट पेरिस में है, किसने दिया? लुईस पास्चर के नाम से। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी किसे बोलते हैं? लुईस पास्चर को। फादर ऑफ वैक्सीन भी किसे बोलते हैं? लुईस पास्चर को। तो ये सारे क्वेश्चन है भैया, ये सारे क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। लिख लिया सभी ने? आगे चलो।
चलिएगा, तो लुईस पास्चर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, तो लुईस पास्चर के बारे में आप लोगों ने देखा। अब हम बात करें दूसरे साइंटिस्ट हमारे, और दूसरे साइंटिस्ट कौन है, तो देखिएगा भैया दूसरे साइंटिस्ट हमारे जिनका नाम क्या है भैया, इनके जाने के बाद में साइंटिस्ट आए हमारे पास में रॉबर्ट कोच। रटना नहीं है बिल्कुल भी हिस्ट्री को, मैंने क्या बोला, हिस्ट्री रटने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। देखिएगा भैया रॉबर्ट कोच करके एक साइंटिस्ट आए, तो इन्हीं रॉबर्ट कोच के नाम पे एक थ्योरी चलती है जिसका नाम होता है कोच पोस्टुलेट या कोच फिनोमिना। तो क्वेश्चन आता है भैया कोच फिनोमिना देने वाले साइंटिस्ट कौन है, तो क्या बताएंगे, तो कोच फिनोमिना देने वाले साइंटिस्ट कौन है, रॉबर्ट कोच। कोच फिनोमिना देने वाले साइंटिस्ट कौन है, बिल्कुल डियर रॉबर्ट कोच। अब कोच फिनोमिना में किया क्या था रॉबर्ट कोच ने, तो सर इन्होंने स्टडी की थी बैक्टीरिया के बारे में, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। कोच फिनोमिना में क्या होता है, बैक्टीरिया के बारे में स्टडी करना कोच फिनोमिना कहलाता है। तो बैक्टीरिया के बारे में स्टडी करने वाले साइंटिस्ट कौन थे, रॉबर्ट कोच। तो बैक्टीरिया के बारे में इन्होंने स्टडी की, इसलिए इसको क्या नाम रख दिया, कोच स्टडी या कोच फिनोमिना। इन्हीं के नाम से रख दिया कोच स्टडी या कोच फिनोमिना। और कोच फिनोमिना में होता क्या है, बैक्टीरिया के बारे में स्टडी करना, और बैक्टीरिया के बारे में स्टडी किसने की, रॉबर्ट कोच ने। सो इट इज कॉल्ड फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। तो क्वेश्चन आता है माय डियर फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कौन है, तो क्या बताएंगे, रॉबर्ट कोच। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कौन है, रॉबर्ट कोच। क्यों, क्योंकि उन्होंने बैक्टीरिया के बारे में स्टडी की, इसलिए इनको फादर ऑफ द बैक्टीरियोलॉजी बोलते हैं। अब देखिएगा डियर इंपॉर्टेंट चीज सुनिएगा, इंपॉर्टेंट चीज सुनिएगा, देखिएगा रॉबर्ट कोच ने बैक्टीरिया की स्टडी की। सर कौन से बैक्टीरिया की सबसे पहले स्टडी की इन्होंने, ये क्वेश्चन आता है। तो भैया सबसे पहले इन्होंने एक बैक्टीरिया की खोज की, और उस बैक्टीरिया का नाम था माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। जो क्या खोज करता है, टीबी खोज करता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। सबसे पहले रॉबर्ट कोच भाई साहब है, इन भाई साहब ने माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई की खोज की। और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई क्या होता है, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई आपका टीबी खोज करता है। क्या खोज करता है, टीबी। और आपको बता देता हूं, इसी वजह से माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई का दूसरा नाम है कोच बैसिलाई, क्योंकि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई की खोज किसने की, तो रॉबर्ट कोच ने। तो इनका नाम आगे लगा दिया कोच बैसिलाई का मतलब बैक्टीरिया। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई इज आल्सो नोन एज कोच बैसिलाई, कोच बैसिलाई। सबसे पहले रॉबर्ट कोच ने किस बैक्टीरिया की खोज की, सर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई की खोज की, इसलिए माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई को किस नाम से जानते हैं, कोच बैसिलाई। इसके बाद में दो और बैक्टीरिया खोजे इन्होंने, कौन कौन से, एक खोजा सर विब्रियो कोलेराई, और एक खोजा इन्होंने एंथ्रेक्स बैसिलाई। ये तीनों बैक्टीरिया, ये तीनों के तीनों बैक्टीरिया हैं, और ये तीनों के तीनों बैक्टीरिया के बारे में खोज करने वाले साइंटिस्ट थे हमारे रॉबर्ट कोच। सो इट इज कॉल्ड फादर ऑफ द बैक्टीरियोलॉजी। और सबसे पहले कौन सा बैक्टीरिया देखा इन्होंने, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। इसी वजह से माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई का दूसरा नाम क्या है, कोच बैसिलाई, क्योंकि कोच इनका नाम है रॉबर्ट कोच, इसलिए इन्हीं के नाम पे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई का दूसरा नाम रख दिया कोच बैसिलाई। तो कोच बैसिलाई इज आल्सो नोन एज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। समझ में आया, चलेगा। इन्होंने बोला कि साहब आपने बैक्टीरिया को देखा कैसे, इनको पूछा गया कि साहब आपने बैक्टीरिया को पहचाना कैसे, तो इन्होंने बोला कि यार कुछ नहीं, मैंने बैक्टीरिया को कैसे पहचाना, तो मेरे को लगा कि यार बैक्टीरिया को कैसे देखेंगे। तो इन्होंने क्या किया, उस बैक्टीरिया को देखने के लिए माइक्रोस्कोप में जैसे बैक्टीरिया डाला, तो माइक्रोस्कोप में बैक्टीरिया इनको ढंग से विजिबल नहीं हुआ। तो इन्होंने अपना दिमाग लगाया, क्योंकि साइंटिस्ट तो थे ही, है ना, माइक्रोबायोलॉजिस्ट तो थे ही। इन्होंने अपना दिमाग लगाया और देखा कि मैं कुछ ऐसी चीज इन्वेंट करता हूं जिससे मैं इजीली माइक्रोस्कोप में इस बैक्टीरिया को देख सकूं। बिल्कुल। तो इन्होंने क्या किया, कुछ कलर या कुछ डाई यूज की, उस बैक्टीरिया के ऊपर डाला, और डाल के फिर माइक्रोस्कोप में देखा, तो इजीली विजिबल हो गया माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो कलर और डाई का यूज करके माइक्रोस्कोप में माइकोबैक्टीरियम को देखना या फिर बैक्टीरिया को देखना कहलाता है स्टैनिंग टेक्निक। तो क्वेश्चन आता है भैया स्टार कर लेना, स्टैनिंग टेक्निक देने वाले साइंटिस्ट भी कौन थे, तो क्या बताओगे, सर रॉबर्ट कोच थे। इन्होंने ही बैक्टीरिया को देखने के लिए सबसे पहले कलर और डाई का यूज किया था। समझ में आ गया। तो भैया फादर ऑफ द बैक्टीरियोलॉजी कौन है, रटने की जरूरत है क्या, बताओ मुझे, रटने की जरूरत पड़ेगी क्या, बिल्कुल सोनाली जी, स्टैनिंग टेक्निक इन्होंने दी थी।
ये पढ़ेंगे सारा, बैक्टीरियोलॉजी के अंदर पढ़ाऊंगा। तो ये सारी चीजें किसने की भैया? रॉबर्ट कॉच ने।
हॅलो एव्हरीवन, आवाज येतोय का माझा? थोडा टेक्निकल इश्यू झालेला आहे. एम आय ऑडिबल? एम आय ऑडिबल टू यू? येस येस येस, हो येतोय. ठीक आहे. थोडा टेक्निकल इश्यू आहे. ओके. येस येस येस. सागर सर, एक मिनिट. हा हा. टेक्निकल इश्यू आहे, आम्ही तो क्लिअर आउट सॉर्ट आउटच करतोय. ओके. विचारून घ्या किती वेळ लागेल, सांगा मला त्याच्या आधी. हा. बाकी मी आजच DHS च्या ऑफिसशी बोललोय, पुणे संचालनालयासोबत. तर त्यांनी मला सांगितलं की लवकरच आपण नोटिफिकेशन येणार आहे. येत्या 10-15 दिवसामध्ये नोटिफिकेशन येऊन जाईल. बाकी कसे आहात सगळे? सगळ्यांनी स्टडी स्टार्ट केलाय का? 38 बऱ्यापैकी चांगली पॉप्युलेशन आहे. आतापासूनच तुम्ही स्टडीशी कनेक्टेड राहायचंय, जेणेकरून तुम्हाला मस्त. ओके 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 ओके. चालू केलाय. ओके ओके सोनाली मॅडम. ओके प्रतीक सर. चला. फास्ट पटापट खूप छान रिप्लाय देतात सगळे. असे सगळे ऍक्टिव्ह असले का टीचरला पण थोडं छान वाटतं सगळ्यांशी कन्वे करायला, लेक्चर घ्यायला. आणि सरांनी आज खूपच छान टेक्निक मध्ये शिकवलंय तुम्हाला मायक्रोबायोलॉजी. येस. बघू आता टेक्निकल इश्यू लगेच सॉल्व्ह होतोय की नाही ते एकदा चेक करूया. ओके अश्विनी मॅडम, स्टार्ट केलंय. पण ओनली मॅथमॅटिक्सचा प्रॉब्लेम आहे. आपल्याकडे मॅथमॅटिक्सचे सगळे रेकॉर्डेड सेशन्स आहेत अवेलेबल. ओके. तर तुम्ही काय करायचंय, तुम्ही ते लेक्चर्स पण बघायचे तुम्हाला ज्यावेळेस फ्री टाइम. आता आपले कमी लेक्चर होत आहे, आपण काय करणार आहे, ग्रॅज्युअली टाइम वाढवणार आहे लेक्चर्सचा. ओके. तर तुम्हाला फ्री टाइम मध्ये मराठी, इंग्लिश हे तुम्ही पक्क करत चालायचंय. ओके. हो सर, नेहमी लक्षात राहणार. हा नक्कीच. लुईस पास्टर आधी आले, मग ते त्याच्यानंतर त्यांनी कार घेतली, आणि मग ते त्याच्यानंतर काय केलं, त्याच्यात GPS ऑन केला, आणि मग कुठे गेले, इटलीला. बरोबर. रिअली नाईस टीचिंग, नाईस टीचर्स. येस कोमल मॅडम, अजून बाकीचे टीचर्स यायचे. येस. चलो, म्हणजे तुम्ही ऐकताय मी काय बोलतोय. तेच कन्फर्म करायचं होतं मला की इटली की पॅरिस. ओके. पॅरिसला पेरिस नका करू, पण पॅरिस करा. येस येस येस. चला, गुड. सगळे ऍक्टिव्ह आहे आणि हे सगळे तुम्ही असं स्टडी करताय. छान. ओके. नो पॅरिस. येस येस रुबेन मॅम. आपल्याला अशाच प्रकारे थोडस हसून खेळून आपल्याला चांगल्या प्रकारे स्टडी करायचं. आणि ह्यावेळेस गेम इयरच्या वेळेस आपल्या बॅचला खूप कमी टाइम मिळाला होता. बट ह्या वेळेस आपण प्री प्लॅन सगळ्या गोष्टी आहेत, आधी स्टार्ट करतोय. रोज रात्री आपलं युट्यूबला पण सेशन असणार आहे, तर ते सुद्धा तुम्हाला कव्हर करायचंय. मराठी व्याकरणचे पण तुम्हाला आम्ही ग्रुपवर आपल्या ऍप्लिकेशनला व्हिडिओ अपलोड केलेले आहे. आपण काय करणार आहे यावेळेस, 80% नर्सिंग आहे आणि 20% काय आहे, नॉन टेक्निकल आहे. मग त्या 20% साठी आपण फक्त इम्पॉर्टंट रिव्हिजन घेणार आहे. ओके. त्याच्यावर जास्त आपण इन्व्हेस्ट करण्यात काही यूज नाहीये. मेन आपल्यासाठी 80% आहे. यावेळी गव्हर्नमेंट मुलींचं मिळवायचं आहे सर. येस सोनाली मॅडम, मिळवायचंच आहे, मिळवायचं नाही, मिळवायचंच आहे. नर्सिंग सिलेबस किती मार्क्सचा असेल सर DHS साठी? संगीता मॅडम, 80 मार्क्सचा असेल, 80 मार्क्सचा. ओके. आणि सगळ्यांनी तुम्ही काय करायचंय की एक नोटबुक प्रिपेअर करायची. एक स्टडीसाठी एक चांगला एन्व्हायरमेंट क्रिएट करायचं. चांगला एखादा रूम सिलेक्ट करून घ्या, एखादी जागा सिलेक्ट करा. ओके. तिथे ऑरा चांगला पाहिजे, म्हणजे जागे व्यवस्थित क्लीन पाहिजे. तिथे तुमचे गोल्स, अम्बिशन्स, तुम्हाला काय पण फ्युचर मध्ये वाटतंय, मला ही कार घ्यायची, मला असं घर पाहिजे, माझ्यासाठी या फ्युचर काय फ्युचर प्लॅन्स आहे, ते त्या जागेवर स्टिक करायचे. म्हणजे तुम्ही तिथे गेले की तुम्ही
स्टडीसाठी मोटिवेट झालंच पाहिजे. बाहेरून कुठून तुम्हाला मोटिवेशनची गरजच नाही पडली पाहिजे. तुमचे स्वतःचेच प्लॅन्स आणि स्वतःचीच बकेट लिस्ट एवढी मोठी पाहिजे ना, की नाही बाबा मला हे करायचंय आणि मी ते करणारच. ओके. ही तर पहिली स्टेप आहे फक्त आपली. तुम्ही गव्हर्नमेंट जॉबला फक्त मिळवायचंय, पण गव्हर्नमेंट जॉबवर राहणार आहे का आयुष्य? नाही. तर याच्यातून पण तुम्हाला पुढे जायचंय. एक सेकंड होल्ड करा. हेलो. ओके ओके, हाँ मैं लेक्चर में कंटिन्यू कर रहा था, बात कर रहा था स्टूडेंट्स के साथ. ठीक है, कंटिन्यू करो. ओके, मैं बताता हूँ स्टूडेंट्स को. हेलो. नहीं, शेड्यूल वगैरह कुछ भी नहीं करने की जरूरत. वहां पे जाके जस्ट गो टेक अ क्लास का ऑप्शन आएगा, क्योंकि मेरा क्लास अभी भी चालू है. मैं यहाँ से क्लोज नहीं करूंगा. तो वो डायरेक्टली वहां से आप टेक अ क्लास पे क्लिक करो और स्टार्ट हो जाएगा क्लास. ओके, मैं यहाँ से एग्जिट कर दूं. ठीक आहे चला, आता लेक्चर सर परत स्टार्ट करताय. टेक्निकल प्रॉब्लेम सॉल्व्ह झालाय. हाँ बोलो. हाँ बोलो अक्षय. ओके ओके, तो हाँ करो, कंटिन्यू करो. मेरा हो गया, मैंने कट कर. ना 5-10 मिनट की हो रहा है. चलेगा. अब सही है. अब सही है. चलेगा. तो देखिएगा, नेक्स्ट हम लोग बात करें सेकंड जो हमारे पास में साइंटिस्ट थे, उनको मैंने बता दिया आप लोगों को. चलेगा. नेक्स्ट जो साइंटिस्ट थे हमारे पास में रॉबर्ट कॉच, उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है. तीसरे जो साइंटिस्ट है हमारे पास में, वो कौन से हैं? तो वो हमारे पास में लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, पॉल एल्ड्रिच. पॉल एल्ड्रिच याद रखिएगा. नेक्स्ट जो साइंटिस्ट हमारे पास है वो कौन से? पॉल एल्ड्रिच. तो देखिएगा माय डियर, पॉल एल्ड्रिच के रिगार्डिंग में बात कर रहा हूं. तो पॉल एल्ड्रिच के बारे में बात करते हैं. तो यहां से आप लोगों को क्या देखना है? मैंने आपको बोला ना कि आप लोगों को रटने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है. आप लोगों को रटने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं. रॉबर्ट कोच तक आप सभी को समझ में आ गया? क्लियर हो गया? यस. रॉबर्ट कोच तक सभी को समझ में आ गया? हिस्ट्री पढ़ेंगे हम लोग. सेकंड टॉपिक था हमारा हिस्ट्री का ही, वही पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना. चलेगा. तो देखिएगा, अब हम लोग बात कर रहे हैं बिल्कुल एग्जैक्टली. तो देखिएगा, इधर हम लोग बात कर रहे हैं पॉल एल्ड्रिच. तो यहाँ पे आपको बिल्कुल रटने की आवश्यकता नहीं है. नेक्स्ट जो हमारे पास में साइंटिस्ट है वो पॉल एल्ड्रिच है. तो देखिएगा डियर, पॉल एल्ड्रिच के अंदर CH आप लोगों को लास्ट में दिख रहा होगा. CH, पॉल एल्ड्रिच के अंदर लास्ट में CS दिख रहा है. इन्हीं को हम लोग बोलते हैं माय डियर फादर ऑफ कीमोथेरेपी. देखो भैया, इन्हीं को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ कीमोथेरेपी. ये देखो CH आ रहा कीमोथेरेपी के अंदर. कीमोथेरेपी ऐसी दवाइयां होती है जो हम लोग कैंसर को ट्रीट करने के काम में लेते हैं. कीमोथेरेपी ऐसी दवाइयां होती है जिनको हम लोग कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं, वो कीमोथेरेपी कहलाती है. ठीक है. तो कीमोथेरेपी के बारे में स्टडी करने वाले साइंटिस्ट कौन थे? पॉल एल्ड्रिच. और पॉल एल्ड्रिच में लास्ट में CS दिख रहा है, सो इट इज कॉल्ड फादर ऑफ द कीमोथेरेपी. अब देखिएगा माय डियर, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. यहाँ पे देखो, यहाँ पे पोल के अंदर आपको ए दिख रहा है. पोल के अंदर आपको ए दिख रहा है. तो याद रखना, इन्होंने एक स्टेनिंग टेक्निक दी थी जिसका नाम क्या था? एसिड फास्ट स्टेनिंग. एसिड फास्ट स्टेनिंग. स्टेनिंग टेक्निक तो दी किसने? रॉबर्ट कोच ने. बट एक स्टेनिंग टेक्निक का नाम होता है एसिड फास्ट स्टेनिंग. और ये एसिड फास्ट स्टेनिंग देने वाले साइंटिस्ट कौन थे? तो क्या बताओगे? पॉल एल्ड्रिच. एसिड फास्ट स्टेनिंग में करते क्या है सर? तो इसके अंदर माय डियर हम लोग
एक बैक्टीरिया को देखते हैं, उस बैक्टीरिया का नाम होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई को देखने के लिए, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई को देखने के लिए आप जो स्टेनिंग टेक्निक यूज करते हो, उस स्टेनिंग टेक्निक का नाम होता है एसिड फास्ट स्टेनिंग, या इसी का दूसरा नाम होता है जील नेल्सन स्टेनिंग। जील नेल्सन स्टेनिंग, जेडएन स्टेनिंग बोलते हैं भैया। जील नेल्सन स्टेनिंग का इस शॉर्ट में नाम क्या है? जेडएन स्टेनिंग। याद रखना, एसिड फास्ट स्टेनिंग इज आल्सो नोन एज जेडएन स्टेनिंग के नाम से भी जानते हैं इसको हम लोग। जेडएन स्टेनिंग के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। इसमें कौन से बैक्टीरिया को देखते हैं हम लोग? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई को देखते हैं। तो टेक्निक तो है एसिड फास्ट या जेडएन, जो तो दी पॉल एंड्रिज ने, और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई की खोज किसने की? वो रॉबर्ट कोच ने। समझ में आया? क्लियर हुआ? तो क्वेश्चन आता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई को देखने के लिए कौन सी स्टेनिंग टेक्निक यूज की जाती है? तो क्या बताएंगे आप लोग? एसिड फास्ट, या इसी का दूसरा नाम क्या है? जेडएन स्टेनिंग। एसिड फास्ट या जेडएन स्टेनिंग। और इन्हीं को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ द कीमोथेरेपी। यस, क्लियर? क्लियर हुआ सभी का? यस, चलेगा। नेक्स्ट साइंटिस्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट साइंटिस्ट हमारे पास में 4th नंबर पे साइंटिस्ट आते हैं, जिनका नाम है, लिख लीजिएगा भैया, जोसेफ लिस्टर। जोसेफ लिस्टर। देखिएगा भैया, रटने की फिर से आवश्यकता नहीं है, समझना वर्ड को। देखो, जोसेफ के अंदर एस ई पी दिख रहा है आप सभी को? एस ई पी दिख रहा है जोसेफ में? एस ई पी दिख रहा है? बिल्कुल, इन्हीं को हम बोलते हैं फादर ऑफ एंटी सेप्टिक। देखो भैया, सेप्टिक के अंदर आपको एसईपी दिख रहा होगा। एंटीसेप्टिक सर्जरी के फादर के नाम से किसको जानते हैं? तो क्या बताएंगे आप सभी? जोसेफ लिस्टर। देखो भैया, जोसेफ लिस्टर के अंदर एसईपी दिख रहा है, तो एंटीसेप्टिक के अंदर भी एसईपी दिख रहा होगा। तो फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी जोसेफ लिस्टर। याद रखिएगा, ये ट्रिक बता रहा हूं, वर्ड्स को देखते हुए समझना है। जब आपको वर्ड्स के बारे में पता लग जाएगा ना, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, रटने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। वर्ड से आप कंफर्म कर लोगे कि हाँ, ये फादर किसका भाई। चलेगा, नेक्स्ट साइंटिस्ट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट साइंटिस्ट हमारे बारे में वो है एंटी वॉन लिविनहॉक। एंटी वॉन लिविनहॉक। एंटी वॉन लिविनहॉक बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट है भैया। देखो भैया, इन्होंने क्या किया? तो इन्होंने माइक्रोस्कोप की खोज की, स्टडी ऑफ द माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप की खोज की इन्होंने, माइक्रोस्कोप की। और माइक्रोस्कोप में करते क्या है सर? हम लोग बैक्टीरिया वायरस को देखते हैं। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसके अंदर बैक्टीरिया वायरस को देखा जाए, वो क्या कहलाता है? माइक्रोस्कोप। सो इट इज कॉल्ड फादर ऑफ माइक्रोस्कोप। याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है फादर ऑफ माइक्रोस्कोप कौन है? तो क्या बताएंगे आप सभी? तो याद रखिएगा, एंटनी वॉन लिविनहॉक। एंटनी वॉन लिविनहॉक को फादर ऑफ माइक्रोस्कोप बोलते हैं। और याद रखिएगा माय डियर, माइक्रोस्कोप दो टाइप का होता है। एक होता है लाइट, जिसमें लाइट जलती है, और एक होता है इलेक्ट्रॉनिक, जो बिजली से चलता है। एक तो पहले आते हैं लैंप, वो लैंप वाला, तो लाइट माइक्रोस्कोप। एक होता है हमारा, तो कौन से माइक्रोस्कोप की खोज की इन्होंने? तो याद रखना है, एल लिविनहॉक में एल है, लिविनहॉक। तो एल फॉर लिविनहॉक, एल फॉर लाइट माइक्रोस्कोप। तो लाइट माइक्रोस्कोप की खोज करने वाले साइंटिस्ट कौन थे? तो क्या बताएंगे आप? एंटनी वॉन लिविनहॉक। सो इट इज कॉल्ड फादर ऑफ माइक्रोस्कोप। और माइक्रोस्कोप में देखते क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखते हैं। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की खोज किसने की? सर लुइस पास्चर ने। पर उनको देखने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट बनाया था, वो किसने बनाया? सर एंटनी वॉन लिविनहॉक ने। तो दोनों कहीं ना कहीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है। तो वो तो उन्होंने तो खोज की थी, इसलिए उनको फादर ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी। इन्होंने उनको देखने के लिए इंस्ट्रूमेंट बनाया, सो इट इज कॉल्ड फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी। इन्हीं को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी।
वो तो फादर ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी, और ये मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी के पिता है। इन्होंने माइक्रोस्कोप की खोज की, इसी वजह से इनको फादर ऑफ माइक्रोस्कोप भी बोलते हैं, और माइक्रोस्कोप में माइक्रोऑर्गेनिज्म को देखते हैं तो इनको फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी भी बोलते हैं। दोनों क्वेश्चन इन्हीं से रिलेटेड है, एंटनी वन लिविनहॉक से। यस, एवरीवन गेटिंग माय पॉइंट? तो कौन से माइक्रोस्कोप की खोज की? तो एल फॉर लिविनहॉक, एल फॉर लाइट माइक्रोस्कोप। चलें आगे। चलेगा, चलेगा। नेक्स्ट साइंटिस्ट के बारे में बात करते हैं। अब देखिएगा, एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम क्या था? तो उनका नाम था अर्नेस्ट रश्का। क्या नाम था माय डियर? अर्नेस्ट रश्का। अर्नेस्ट रश्का। देखो, साइंटिस्ट के नाम तो आप ही को पता होने चाहिए, नाम तो आप ही को याद रखना है। तो देखो, अर्नेस्ट जो स्पेलिंग स्टार्ट हो रही है वो ई से हो रही है। अर्नेस्ट के अंदर ई से स्पेलिंग स्टार्ट हो रही है, तो देखिएगा, इन्हीं को बोलते हैं फादर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप। फादर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक। जो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप दिया वो किसने दिया? अर्नेस्ट रश्का ने। और लाइट किसने दिया? तो एंटनी वॉन लिविनहॉक ने। सबसे पहले लाइट आया, इसलिए उनको फादर ऑफ द माइक्रोस्कोप बोलते हैं। इन्होंने भी माइक्रोस्कोप दिया, बट इन्होंने कौन सा दिया? इलेक्ट्रॉनिक। तो ये इलेक्ट्रॉनिक के फादर है। अगर सिंपल सा है, फादर ऑफ माइक्रोस्कोप, ना लाइट मेंशन है ऑप्शन में, ना इलेक्ट्रॉनिक है, तो राइट आंसर एंटनी वॉन लिविनहॉक। और स्पेशली है फादर ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप, तो अर्नेस्ट रश्का। फादर ऑफ द लाइट माइक्रोस्कोप, एंटनी वॉन लिविनहॉक। क्वेश्चन इसी तरीके से फंसता है एग्जाम में। क्वेश्चन माय डियर इसी तरीके से एग्जाम में आता ही आता है। चलेगा, नेक्स्ट बात करते हैं एडवर्ड जेनर। नेक्स्ट साइंटिस्ट हमारे पास में एडवर्ड जेनर। ये एडवर्ड जेनर ने क्या किया? सबसे पहले डिस्कवर किया फर्स्ट वैक्सीन। डिस्कवर्ड फर्स्ट वैक्सीन। सबसे पहले इन्होंने एक वैक्सीन दी थी, सबसे पहले। फर्स्ट वैक्सीन डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट कौन थे? तो क्या बताएंगे? एडवर्ड जेनर। और कौन सी वैक्सीन डिस्कवर की इन्होंने? स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन डिस्कवर की। स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन डिस्कवर की, सो इट इज कॉल्ड फादर ऑफ वैक्सीनेशन। जबकि कोलेरा, एंथ्रेक्स और रेबीज वैक्सीन किसने किया भैया? तो लुईस पास्चर ने। इन्होंने स्मॉल पॉक्स की। इन्होंने सारी वैक्सीन की, लेकिन सबसे पहले स्मॉल पॉक्स की, इसलिए इनको फादर ऑफ द वैक्सीनेशन के नाम से जानते हैं। इसलिए इनको किस नाम से जानते हैं? फादर ऑफ वैक्सीनेशन। चले आगे। चलेगा। तो ये है आप लोगों के
हिस्ट्री ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी की हिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम है, यस या नो? तो हमने 2 टॉपिक देखे, इंट्रोडक्शन और हिस्ट्री। ज्यादा वर्कलोड नहीं डालूंगा, ज्यादा लोड नहीं डालूंगा, जितना मैंने आपको पढ़ाया वो जरूर पढ़ना आपको। बीच में थोड़ी सी इलेक्ट्रॉनिक कट की वजह से, लाइट कट की वजह से आपकी क्लास थोड़ी डिस्टर्ब हो गई थी, ठीक है? तो मेरे को बताओ आप सभी को क्लास समझ में आई कि नहीं आई, यस या नो? कैसी लगी आप सभी को क्लास? या सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे कैसी लगी आपको हिस्ट्री, कैसा लगा माइक्रोबायोलॉजी? आपने पढ़ा, कुछ नया मिला आपको? पता तो थे सर, लेकिन इस तरीके से याद नहीं थे। चलिएगा, आज के लिए इतना ही, बाकी कल मिलते हैं। बाकी कल मिलते हैं, ठीक है? यहाँ से आगे पढ़ेंगे कल हम लोग, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे इम्यूनिटी। बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं माय डियर, वहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में सीधे के सीधे कम्युनिटी सॉरी इम्यूनिटी से आते हैं। इम्यूनिटी बहुत अच्छा टॉपिक है। उसके बाद में हाइपर सेंसिटिविटी पढ़ाऊंगा। धीरे धीरे बहुत सारे टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे, है ना? तो आप लोग साथ के साथ में बने रहिएगा, साथ साथ में पढ़ते भी रहिएगा आप लोग, क्योंकि अगर आप लोग पढ़ोगे कंटिन्यूअसली तो आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई भी नहीं रोक सकता आपके सिलेक्शन को। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। आप सभी और अपने फ्रेंड्स वगैरह को बताया करो कि हमने सक्सेस कैरियर एकेडमी के अंदर एडमिशन लिया है। तो दिल्ली की टॉप मोस्ट फैकल्टी आपके साथ में, आपके घर पे आप आराम से बैठ के पढ़ सकते हो, ऑनलाइन डिजिटल माध्यम से, ठीक है? बिल्कुल, चलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। ओके जी, बाय।